कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की समीक्षा। रॉजर दैट सैम की कैप्स कभी पूरी तरह से नहीं उड़ती। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी समीक्षा। निर्देशक जूलियस ओना की एंथनी मैकी और डैनी रामिरेज अभिनीत फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक असमान जोड़ है। अभिनय अच्छा है, लेकिन फिल्म में पहचान की कमी है। मार्वल ने स्टीव रोजर्स के बाद के युग में कैप्टन अमेरिका को फिर से परिभाषित किया। मजबूत प्रदर्शन लेकिन गति और पहचान के साथ संघर्ष। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 14 फरवरी को सिनेमाघरों में उतरी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ मार्वल ने स्टीव रोजर्स के बाद की दुनिया में स्टार स्पैंगल्ड एवेंजर होने का क्या मतलब है, इसे फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया। जूलियस ओना द्वारा निर्देशित ये फिल्म सैम विल्सन की द फाल्कन इन द विंटर सोल्जर से यात्रा की निरंतरता और लगातार विस्तारित मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक स्टैंडअलोन प्रविष्टि दोनों के रूप में कार्य करती है। हालांकि फिल्म में मार्वल की कुछ खास खूबियां बरकरार है। मजबूत एक्शन सीक्वेंस, सम्मोहक प्रदर्शन और राजनीतिक साजिश, लेकिन ये क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका की छाया से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है। नतीजा, एक ऐसी फिल्म जो दिलचस्प है, लेकिन अपनी पहचान को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की घटनाओं के कुछ समय बाद की कहानी ब्रेव न्यू वर्ल्ड सैम विल्सन, एंथनी मैकी का अनुसरण करती है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका की भारी जिम्मेदारी से जूझता है। दुनिया इस बात पर विभाजित है कि क्या वो ढाल संभालने के लिए सही व्यक्ति है, और सैम खुद अभी भी ये तय कर रहा है कि वो किस तरह का कैप्टन अमेरिका बनना चाहता है। इस बीच एडामेंटियम की खोज के इर्द गिर्द एक भूराजनीतिक संकट उभरता है। इटर्नल से सेलेस्टियल के अवशेषों में पाई जाने वाली अति शक्तिशाली धातु। दुनिया की महाशक्तियां इस मूल्यवान संसाधन को नियंत्रित करने के तरीके पर असहमत है, और राष्ट्रपति थैडियस थंडरबोल्ट रॉस हैरिसन फोर्ड का मानना है कि स्थिरता बहाल करने के लिए सैम सही उम्मीदवार है। हालांकि सैम को जल्द ही एहसास हो जाता है कि एवेंजर्स के पुनर्निर्माण के लिए रॉस के पास व्यक्तिगत प्रेरणाएं हो सकती है, खासकर जब नए उभरे सुपरविलेन सेठ वोल्कर उर्फ साइडविंडर जियान कार्लो एस्पोसिटो दृश्य में प्रवेश करते हैं। स्टीव रोजर्स के स्थान पर सैम का संघर्ष केवल उसकी शारीरिक क्षमताओं के बारे में नहीं है, बल्कि स्टीव द्वारा प्रस्तुत असंभव आदर्श के बारे में भी है। हालांकि उसके योग्य उत्तराधिकारी होने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसकी सुपर पावर की कमी उसे लगातार जांच के दायरे में रखती है। तुम स्टीव नहीं हो, रॉस हताशा के एक पल में सैम से लगभग बोल ही देता है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई पल हैं जो आपको सैम और एंथनी दोनों की अपेक्षाओं और दबाव के भार की झलक देते हैं। सैम खुद स्वीकार करता है कि वो स्टीव रोजर्स नहीं है, बल्कि एक कैप्टन अमेरिका है, जिसे खुद को एक ऐसी दुनिया में साबित करना है जो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ओना, मैल्कम स्पेलमैन, रॉब एडवर्ड्स, डालम मुसन और पीटर ग्लैंच द्वारा लिखित पटकथा चरित्र के आत्मनिरीक्षण को राजनीतिक साजिश के साथ संतुलित करने का प्रयास करती है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड कैप्टन अमेरिका के रूप में सैम की भूमिका की नस्लीय और राजनीतिक बारीकियों से नहीं कतराती है, खासकर इसाया ब्रैडली, कार्ल लुम्बली के साथ उनकी बातचीत में। जबकि ये क्षण गूंजते हैं, फिल्म कभी कभी बहुत ज्यादा विस्तार पर निर्भर करती है। इसकी गति धीमी हो जाती है और कुछ विषयों को व्यवस्थित रूप से बुने जाने के बजाय अत्यधिक स्पष्ट किया हुआ लगता है। अतिव्याख्या करने की ये प्रवृत्ति विशेष रूप से फिल्म के शुरुआती दृश्य में स्पष्ट है। कई क्षणों में फिल्म एमसीयू के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करती है, अगर आपने साथ नहीं दिया। उदाहरण के लिए, यदि आपने द फाल्कन सीरीज नहीं देखी है, तो फिल्म आपको याद दिलाती है कि सैम की नसों में सुपर सोल्जर सीरम नहीं बहता है। दूसरे में,
ये आपको स्पष्ट रूप से बताता है कि रॉस द इनक्रेडिबल हल्क का वही व्यक्ति है जिसका 2008 की फिल्म में ब्रूस बैनर के साथ झगड़ा हुआ था। क्या ये जरूरी था? शायद नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि लेखक कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। हालांकि फिल्म की सबसे भावनात्मक हाइलाइट्स में से एक सैम और बकी बार्न्स सेबेस्टियन स्टेन के बीच पुनर्मिलन है। स्टीव रोजर्स की प्रतिध्वनि के साथ उनकी दोस्ती फिल्म के कुछ सबसे सम्मोहक क्षण प्रदान करती है। उनकी गतिशीलता स्टीव, ब्लैक विडो और बकी की तिकड़ी की याद दिलाती है, सिवाय इसके कि यहां ऐसा लगता है कि सैम और बकी दोनों अभी भी ये पता लगा रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। सैम विल्सन के रूप में एंथनी मैकी ने दिल को छू लेने वाला और प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उनका चित्रण स्तरित है, विरासत और आत्मसंदेह के बोझ को पकड़ते हुए भी वो आकर्षण और दृढ़ संकल्प बनाए रखते हैं, जिसने उन्हें अपने आप में प्रशंसकों का पसंदीदा बना दिया है। डैनी रामिरेज नए फाल्कन, जोकिन टोरेस के रूप में प्रभावित करते हैं, अपने दृश्यों में नई ऊर्जा और उत्साह लाते हैं। मैकी के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म के कुछ हल्के फुल्के पलों को प्रदान करती है। हालांकि फिल्म के अधिकांश भाग की तरह पारंपरिक मार्वल फिल्मों की तुलना में हास्य अधिक संयमित है। हैरिसन फोर्ड ने रॉस की भूमिका को सहजता से निभाया है, जो राजनीतिक व्यावहारिकता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बीच फंसे एक नेता का जटिल चित्रण करता है। हालांकि रेड हल्क में उनका परिवर्तन कुछ हद तक जल्दबाजी में किया गया लगता है, जिससे उनका आर्क उतना प्रभावशाली नहीं लगता जितना हो सकता था। रूथ बैट्सराफ के रूप में शिरा हास ने अपने सैम और फाल्कन के साथ फिल्म में एक और आयाम जोड़ा है, जो पूर्व कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और बकी डायनामिक के साथ एक दिलचस्प समानांतर बनाता है। हालांकि फिल्म में उनके चरित्र को सार्थक तरीके से विकसित करने के बजाय उन्हें एक संभावित नए नायक के रूप में स्थापित करने में बहुत अधिक समय व्यतीत किया गया है। दृश्यात्मक रूप से ब्रेव न्यू वर्ल्ड ठोस है, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। सिनेमैटोग्राफर क्रेमर मोर्गेंथो, थॉर, द डार्क वर्ल्ड, क्रीड 2 ने शानदार, अच्छी तरह से फ्रेम किए गए एक्शन सीक्वेंस तैयार किए हैं, जो सैम की हवाई युद्ध कौशल को उजागर करते हैं। फिल्म का स्टैंड आउट सेट पीस कैप्टन अमेरिका की विशेषता वाली एक मध्यवा की लड़ाई और बाद में रेड हल्क के साथ चरमोत्कर्ष, प्रभावशाली कोरियोग्राफी और व्यावहारिक और सीजीआई प्रभावों का संतोषजनक मिश्रण पेश करता है। स्टीव रोजर्स के विपरीत, जो क्रूर बल और सुपरसैनिक सजगता पर निर्भर थे, सैम की लड़ाई शैली में चपलता, रणनीति और हवाई युद्धाभ्यास शामिल है। जब वे इन अंतरों पर जोर देते हैं तो एक्शन सीक्वेंस चमकते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि सैम कैप्टन अमेरिका के रूप में अपना रास्ता खुद बना रहा है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म में कभी कभी अलग दृश्य पहचान की कमी होती है, जिसने द विंटर सोल्जर को इतना गतिशील महसूस कराया। रंग पैलेट अक्सर म्यूट किया जाता है, और जबकि ये अधिक गंभीर स्वर में फिट बैठता है, ये फिल्म को मानक मार्वल सौंदर्य शास्त्र से आगे नहीं बढ़ाता है। हालांकि फिल्म गति के साथ संघर्ष करती है। पहला एक्ट भारी विवरण से बोझिल, सुस्त रूप से आगे बढ़ता है। दूसरा एक्ट सम्मोहक राजनीतिक तनाव और चरित्र चालित क्षणों के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन तीसरा एक्ट एक्शन से भरपूर होने के बावजूद कुछ हद तक जल्दबाजी में लगता है, विशेष रूप से रॉस का रेड हल्क में रूपांतरण, जिसमें अधिकतम प्रभाव के लिए आवश्यक बिल्डअप का अभाव है। मार्वल का सिग्नेचर ह्यूमर मौजूद है, लेकिन संयम से इस्तेमाल किया गया है। पिछली फिल्मों के विपरीत, जो लगभग हर मोड़ पर हल्कापन लाती है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। कुछ चुटकुले अच्छे लगते हैं, खास तौर पर सैम और जोकिन के बीच के चुटकुले, लेकिन कुछ जबरदस्ती के लगते हैं, जो फिल्म के गंभीर लहजे को बाधित करते हैं।
ये संयम एक दोधारी तलवार है, जबकि ये कहानी कहने में ज्यादा वजन देता है। ये फिल्म को पिछले कैप्टन अमेरिका किश्तों की तुलना में कम जीवंत भी बनाता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एमसीयू में एक सराहनीय लेकिन असमान जोड़ है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों, विशेष रूप से द विंटर सोल्जर से तुलना से बचने के लिए संघर्ष करता है और कभी-कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दब जाता है। ओजी के आधे नतीजे निकालने के लिए फिल्म को अपने प्रयासों को दोगुना करना पड़ता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए 5 में से 3 स्टार।